नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे। और इतिहास के क्लास में आइए, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और आज नवपाषाण काल के पार्ट 2 में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम जो है साइट पे बात करेंगे, पूरा स्थल पे, और उस पर कुछ विवेचना करेंगे। जो मूल बिंदु है, वहाँ से जो विशेषता मिली है उस पर चर्चा करेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम लोग सीखेंगे नवपाषाण काल के पूरा स्थल के बारे में, कि कहाँ है और वहाँ से कौन सी ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो आपके परीक्षा और क्या बोलता है इतिहास के विषय के दृष्टिकोण से, छात्र के दृष्टिकोण से आपको जानना जरूरी है। तो उसी क्रम में आप आइए देखिए। यहाँ जैसा कि सूची में देख रहे हैं कि ये सूची है और इसकी विवेचना हम करेंगे। तो ये देश और राज्य के आधार पे इसको वर्गीकरण किए हैं, और इस क्रम में जो सामने है वो सब सूची है पूरा स्थल के, और इधर है जो देश और राज्य है। मतलब देश से मतलब है कुछ पाकिस्तान का मिला है तो देश हो जाएगा, और भारत वाला जो साइट है उसको राज्य से आप समझेंगे और आपको याद रखने में भी सहूलियत होगी। तो हम आकर के सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में कौन कौन से आपको नवपाषाण काल के ऐसे साइट है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसमें मेहरगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, फिर किली गुल मोहम्मद, फिर रन घुंडई, अंजीरा और सियाह डंब और गुमला और सराय खोला, जलीलपुर, जो ये पंजाब में मुल्तान के पास है। जो पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, वहाँ जलीलपुरे है। तो यहाँ आपको ये सब महत्वपूर्ण साइट है जो आपको नियोलिथिक के के कारण या नियोलिथिक चैप्टर में आपको लगभग स्मरण रखना जरूरी है एक नज़र, ताकि आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत हो। फिर हम देखेंगे अफगानिस्तान में। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक साइट है मुंडी गाग। समझे, मुंडी गाग एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है। मुंडी गाग मिट गया था थोड़ा सा, मुंडी गाग। और ये मुंडी गाग जिस तरह से मेहरगढ़ जो है वो कई चरण से संबंध रखता है। मेहरगढ़ आपको प्री हड़प्पा का साइट भी आपको मिलेगा, ये नियोलिथिक का साइट भी है। और प्री हड़प्पा का मतलब है कि हड़प्पा के पूर्व का, फिर हड़प्पा काल में भी ये है, हड़प्पा के बाद भी ये है, यानी इसके कई चरण हैं। उसी तरह से यहाँ मुंडी गाग में भी मानव बसावट के कई चरण पाए जाते हैं। ये नवपाषाण काल का भी साइट है, और ये जो है प्री हड़प्पा का भी है, और हड़प्पा का काल में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें पाई जाती है। फिर जो है कश्मीर में आप आ जाइए, ये भारत वाला कश्मीर। तो यहाँ पे बुर्ज होम और गुफर किले, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही रखना है। भारत में आप प्रवेश कर गए, यानी भारत से बाहर अगर देखें तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में एक और पाकिस्तान में एक, कई साइट आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए। तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में साइट भरे पड़े हैं, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो है वो कोल्डिहिमा, पंचोह, महगरा और चौपानी मांडो, इसको आपको भूलना नहीं है, इस पर आपको फोकस करना है। ये हमेशा परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। फिर अगर आप बिहार में आ जाइए, तो बिहार जैसा कि इसको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि राज वाइज है। तो ये जो राज वाइज जो साइट है, इसके पीछे का कारण ये हम दिए कि मतलब इतिहासकारों ने तो इसे 6 वर्ग में बांटा था। उत्तरी भारत, जिसमें आपको ये उत्तरी भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर, ये नॉर्दर्न इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन विंध्याचल क्षेत्र भी एक भाग बांटा था। फिर मध्य गंगा घाटी, तो आपको सामने बीच में ब्रैकेट में आपको हमने उस भाग को भी दे दिया है। तो आप इसे समझेंगे यही कि विंध्याचल क्षेत्र वाला जो इतिहासकारों द्वारा चिन्हित जो साइट है और खोजे गए, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आप आ जाइए बिहार में। तो बिहार जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ चिरांद एक सबसे महत्वपूर्ण साइट। उसके अलावा चेचर कुतुबपुर, ये जो है वैशाली जिला में है, और ये मनेर पटना जिला में पड़ता है, और ताराडीह जो है ये गया में पड़ता है, बोध गया में। फिर सेनुवार जो है रोहतास में पड़ता है।
तो यहाँ से महत्वपूर्ण साइट में ये सब जो नियोलिथिक का साइट है, जिसमें चिरान तो आपको याद रखना ही है, फिर सेनुवार और ताराडीह और चेचर कुतुबपुर भी याद रखना है। फिर आपको मध्य पूर्वी क्षेत्र, जिसमें ये 3 स्टेट आ जाते हैं। पहले तो बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था, अब बट करके तो मध्य पूर्वी क्षेत्र में आपको झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में आपको बरूडीह जो सिंहभूम जिला में है, एक महत्वपूर्ण साइट है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और फिर उड़ीसा में कुचाई और बैदीपुर जो मयूरभंज जिला में पड़ता है उड़ीसा का, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर पश्चिम बंगाल में आप आ जाइए तो यहाँ कई साइट हैं, जिसमें से ये 2, 3 या 4 महत्वपूर्ण है, जिसमें पांडु बाजार, ढीवी, भरतपुर और महिषादल, ये सब साइट जो है महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए पूर्वोत्तर भारत में। जैसा कि पैलियोलिथिक में आपने देखा था कि पूर्वोत्तर भारत में कोई साइट नहीं था, मानव बसावट का भारतीय इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। मेसोलिथिक में आपने देखा कि कुछ साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे, कुछ पशु भी उस दौर में उधर पाए गए, जैसे कि जो दरियाई घोड़ा जो एक पशु है, गेंडा है, वो पशु जो है मूलतः राजस्थान वाले क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र में पाए जाते थे। लेकिन मेसोलिथिक में जो है वो घोड़ा, वो दरियाई जो पशु है या गेंडा है, वो पूर्वोत्तर भारत यानी असम क्षेत्र में पाए गए, उसके कंकाल, उसके जीवाश्म पाए गए। तो असम में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण साइट है सारू तारू और फिर दावोजली हेडिंग। ये 2 साइट आपको असम को ध्यान में रखना है। फिर आपको मेघालय में अगर आ जाइए तो मेघालय में पायनथोर लांगतीन एक साइट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है नियोलिथिक का। अब मणिपुर में नापचिक, मणिपुर में नापचिक एक महत्वपूर्ण साइट है। तो ये एक एक करके आपको याद रखना है। और कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि साइट से कि मैच करने वाले आ जाते हैं, जैसे सुमेलित करिए कि कौन सा साइट किस राज्य में है, और वो काल खंड दिया रहेगा कि मतलब ये नियोलिथिक का साइट है या मेसोलिथिक का है। तो क्वेश्चन रहेगा कि निम्नांकित नवपाषाण कालीन पूरा स्थलों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य रहेगा और एक तरफ साइट रहेगा, और उसको आपको सुमेलित कर करके आंसर देना रहेगा, तो उसमें ये आपको काम आ जाएंगे। या फिर डायरेक्ट आपको विशेषताओं से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा। जैसे बिहार में अगर पूछ रहा है कि चिरांद निम्नांकित में से किस काल का साइट है, पूरा स्थल है, तो सीधा है कि नवपाषाण काल का। लेकिन अगर चिरांद की विशेषताएं अगर पूछ देगा एक एक करके कि चिरांद से कृषि का साक्ष्य मिला है, दूसरा चिरांद से हड्डी पाषाण के उपकरण बहुत बहुलता मात्रा में मिला है, और इसका जो तुलना है वो गुफर क्ले और बुर्ज होम से किया जाता है, एक कथन वाले है। तो इस तरह से कथन करके आपको भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे इस साइट को ध्यान में रखने से आपको सभी प्रकार के प्रश्न को करने में सहूलियत हो जाएंगे। अब आ जाइए दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण कर्नाटक, यहाँ साइट दक्षिण भारत में भी भरे पड़े हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण एक ब्रह्मगिरी है, जिसको याद रखना है। पिक्कीहल, मस्की, हल्लूर और टी नरसीपुर, टेक्कलकोट, बतगल और संगनकल्लू और बुड्डीहल, ये सब साइट यहाँ का महत्वपूर्ण है। इसमें कौन प्रश्न किससे बनेगा, किससे सेट किया जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण साइट है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कुंडा बहुत महत्वपूर्ण साइट है, उतनूर, पलवाय और सिंगलपल्ली। और तमिलनाडु में एक सबसे महत्वपूर्ण साइट है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली एकमात्र महत्वपूर्ण साइट है। ऐसे तो भरे पड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु क्षेत्र में जो है वहाँ नवपाषाण काल का जो दौर है, कालखंड है, वो लगभग 1000 BC तक खींच करके आता है। यानी पूरा दक्षिण भारत ही एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जो नवपाषाण काल के दौर को 3000 से लेकर के 3000 BC से लेकर के 1000 BC तक की निरंतरता बनी रहती है। और 1000 BC के आसपास आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा है, लौह युग शुरू हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है इतिहास में समाहित हो चुकी है, विकास और प्रगति दिख रही है। जबकि इस दौर में नवपाषाण काल का जो लक्षण है और विशेषताएं हैं
वो दक्षिण भारत में चल रहा है। तो इससे आपने समझ गया होगा। तो अब आप आ जाएं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ पर हम कुछ बातें विशेष रूप से आपको ध्यान दिलाएंगे। मेहरगढ़ किली गुल मोहम्मद जो पाकिस्तान का साइट है, तो मेहरगढ़ सबसे पहले ये जानिए कि मेहरगढ़ 3-4 चरण से संबंध रखता है। एक नवपाषाण काल से, दूसरा जो है नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल से, जिसको कैल्कोलिथिक कहते हैं, तो कैल्कोलिथिक फेज 1 से, फिर कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण फेज 2 से जो हड़प्पा के समकालीन है, तो ये हड़प्पा का भी साइट है, और फिर कैल्कोलिथिक फेज 3 से जो हड़प्पा के बाद का साइट है, यानी लगभग 2000 BC के बाद का साइट है, और वो 1000 तक निरंतर संबंध रखता है। तो ये मेहरगढ़ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, 3 चरण से संबंध रखता है। दूसरा, मेहरगढ़ प्रथम कृषि पशुपालन का ऐसा साइट है भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीनतम है। तीसरी जो बात है कि जो मेहरगढ़ है वहाँ से मृदभांड निर्माण का भी साक्ष्य मिलता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब कृषि विकसित होगा और अस्थायी जीवन होगा तो संग्रह करने के लिए कुछ बर्तन की भी ज़रूरत पड़ेंगे, तो मिट्टी के बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है। और जब ये सब चीज़ हो जाता है तो आप जान रहे हैं कि सामूहिकता तो बनी ही, यानी समाज का निर्माण हुआ, तो उसी समाज में और समाज के साथ साथ उसमें धार्मिक विश्वास भी हल्के फुल्के पैदा लेने लगे, आस्था पैदा लेने लगा। तो सामाजिक और धार्मिक विचारों का पहली बार जो संकेत है वो मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ का कालखंड लगभग 7000 BC से शुरू होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना है। मेहरगढ़ के बाद अगर आप देखें तो वहाँ और भी बहुत सारे हैं विशेषताएं मेहरगढ़ के बारे में। अगर आप कहें तो वहाँ की जो जीवन पद्धति है वो ईरान, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर के समकालीन संस्कृतियों से मिलती जुलती है। उसके साथ साथ अनाज के दाने और पशु के बोन से ये सबसे पता चल रहा है कि जो वहाँ 5000 BC के आसपास काफ़ी विकसित जो कृषि बस्ती विकसित हो चुके थे। तो इस तरह से आपको मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण जगह है, साइट है, जिसको आपको भूलना नहीं है। और लगभग वहाँ सभी प्रकार के, जैसे कि पाषाण के उपकरण, हड्डी के उपकरण, लकड़ी से अटैच उपकरण, उसके बाद कृषि टूल्स ज़्यादातर वो जो घरेलू उपयोग का जो कृषि टूल्स है वो मेहरगढ़ से आपको मिलता है। उसके बाद जो है आप देखें तो पोट्री निर्माण, पोट्री पर डिजाइन, ये सभी विशेषताएं मेहरगढ़ के हैं, जो आप कह सकते हैं कि एक ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएं होती है वो सब विशेषताएं आपको मेहरगढ़ में देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर आप आ जाइए मेहरगढ़ के बाद किली गुल मोहम्मद, तो किली गुल मोहम्मद भी कई चरण से संबंध रखता है। लगभग इसको फेयर सर्विस ने 4 चरणों से, एक इतिहासकार फेयर सर्विस ने इसे 4 चरणों से इसको जोड़ करके देखे हैं। और एक कार्बन 14 के मेथड के अनुसार लगभग 44-4500 से लेकर के 4000 ईस्वी तक के बीच काफ़ी विकसित स्थिति में ये था। ये किली गुल मोहम्मद, इस किली गुल मोहम्मद की बात हम कर रहे हैं। और ये किली गुल मोहम्मद में जो है काफ़ी मात्रा में पाषाण के औजार मिले हैं जो कृषि और आजीविका से संबंधित है, घरेलू टूल्स है। उसके बाद यहाँ पे अनगढ़ टोकरी के निशान मिले हैं, अनगढ़ टोकरी का प्रमाण मिला है मतलब। और उसके बाद चाक पर और हाथ से बने हुए कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो वहाँ पे उसके कृषि और पशुपालन जैसी ग्रामीण बस्ती का संकेत करता है। और बाकी तो सभी वैसे पशु पक्षी के साक्ष्य, कच्ची ईंटों का साक्ष्य मकान निर्माण में, और मिट्टी और पत्थर से भी दीवार निर्माण, ये सब वहाँ का लक्षण है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो रणघुंडई एक महत्वपूर्ण साइट है। रणघुंडई जो है वो घुमक्कड़ लोगों के बस्तियों के बारे में बताता है। जैसे यायावरी जीवन जो जीने वाले व्यक्ति है वो यायावरी जीवन अपना एक ठहराव डालता है, एक झोपड़ी डालता है। तो इस तरह का साक्ष्य यायावरी जीवन का रणघुंडई से मिलता है। फिर अंजीरा है, अंजीरा भी एक सबसे महत्वपूर्ण साइट है जो आपको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चाक निर्मित पत्थर से बने
चाक निर्मित जो है पॉटरी का निर्माण यहाँ देखने के लिए मिलता है। हस्त निर्मित तो है ही, चाक निर्मित। दूसरा चीज़ है कि ये जो अंजीरा है, ये अंजीरा में नदियों से प्राप्त पत्थर, जो आपको मैंने पैलियोलिथिक में पढ़ाया था कि नदियों से जो पेवल मिलते थे, पेवल मतलब पहाड़ से टूट करके जो चट्टान टूटते हैं और वो नदियों में घिसते हुए छोटे छोटे रूप में आ जाते हैं, तो जो पेवल मिलते थे उसी तरह के नदियों से प्राप्त पत्थरों से यहाँ मकान मिलते हैं निर्मित, मतलब उसके दीवार। तो मिट्टी और नदियों से लाए गए पत्थर बहा करके जो लाए गए थे उससे निर्मित है, इसकी विशेषताएं हैं। फिर आपको इसमें गुमला की जब बात हम करें तो गुमला एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है। गुमला ये उत्तर पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहाँ क्या है कि यहाँ सामुदायिक बस्ती का साक्ष्य मिला है। गुमला में सामुदायिक बस्ती का साक्ष्य, सामुदायिक चूल्हा का साक्ष्य और सामुदायिक जो है एक ऐसे बस्ती जिसमें लगभग सभी कृषि और पशुपालन जैसी व्यवस्थाएं चल रही थी, ये सब इसके प्रमाण है। बाकी अनगढ़ मृद भांड यानी हस्त निर्मित मृद भांड और पाषाण के उपकरण तो आपको कॉमन बात है यहाँ पे, तो ये महत्वपूर्ण है। जलीलपुर अगर आ जाइए तो जलीलपुर जो है पंजाब में पड़ता है। ये हमारे भारत वाले में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में मुल्तान के आसपास, ये मुल्तान के पास पड़ता है। तो ये जलीलपुर एक कृषक बस्ती है जो मतलब प्री हड़प्पा के दौर के बस्ती को कह सकते हैं, यानी हड़प्पा के पूर्व का। तो ये एक महत्वपूर्ण साइट है मुल्तान के पास और यहाँ से कृषि और पशुपालन जैसी बहुत सारी चीज़ें का साक्ष्य मिला है। मत्स्य व्यापार का भी इससे पता चलता है, एक खास विशेषताएं हैं मत्स्य व्यापार और प्लस्तर किए गए फर्श। प्लस्तर का मतलब ये सीमेंट वाले प्लस्तर नहीं, प्लस्तर का मतलब मिट्टी से लेप करके बनाए गए फर्श जो झोपड़ी गाड़ करके लोग रहते थे, तो इस तरह का इनकी खास विशेषताएं हैं। अब इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो सारे साइट हैं ये सभी कुछ कॉमन विशेषताएं रख रहे हैं। तो जी, ये सब कॉमन इसलिए विशेषताएं रख रहे हैं कि इस दौर में जो है वो लगभग कृषि का शुरुआत हो ही चुका है, कृषि शुरू है और लगभग अस्थायी रूप से लोग रहने के प्रयास में, कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो लगभग ये सब घरेलू और कृषि जन जो उपकरण है उसके ही साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आप देखें तो एक मुंडी गाग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है। इसकी विशेषताएं जो अफ़गानिस्तान में, तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि यहाँ कुंवरदार बैल की मूर्ति जो आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने के लिए मिलता है, सेल खड़ी की मुहरें और सेल खड़ी की मुहरे के साथ बर्तन उसका, बोन के सुए और फिर चीनी मिट्टी, नीलम और कार्नेलियन के मन के, ये सब जो मुंडी गाग से मिले हैं, ये सब मतलब ये सब इस बात का संकेत करता है कि ये साइट कहीं न कहीं हड़प्पा के पहले का संकेत कर रहा है और इससे होते हुए ही हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जैसी एक नगरीकृत व्यवस्था बसी थी। उसके बाद यहाँ तांबे की सुई और चाकू भी मिला है। ये सब इसके चीज़ें हैं और बहुत बड़ी जो खास एक विशेषता है कि ये मुंडी गाग में जो दीवार बनाए गए हैं घर का या आवास का, वो सानी हुई मिट्टी से और गांजी हुई, मतलब जो मिट्टी को पूरा सान करके उसको जो बनाते हैं दीवार को, उससे निर्मित किया गया है। तो पूरा जो है आज के जमाना का जो स्थिति दिख रहा है कि उस तरह का मनुष्य जो है ऐसा उपयोग कर रहे थे। तो मुंडी गाग एक महत्वपूर्ण साइट है। अब आ जाइए मुंडी गाग के बाद अफ़गानिस्तान से कश्मीर में बुर्ज होम और गुफर किले, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण साइट। बुर्ज होम को आप जान ही रहे हैं कि गर्ता आवास का सबसे बड़ा साक्ष्य देता है। बुर्ज होम जो है गर्ता आवास का सबसे बड़ा साक्ष्य देता है और यहाँ लगभग वो सभी चीज़ें आपको प्राप्त होता है जो एक कृषक समुदाय के प्रगति की ओर जो संकेत कर रहा है। और गर्तावास में वहाँ सीढ़ियाँ भी लगी हुई है, मतलब मिट्टी को काट करके सीढ़ियाँ बनाई गई है और उससे उतर करके उस गड्ढे में लोग जाते थे और चारों तरफ से गोल गोल तंबू घेर करके, मतलब उसको झोपड़ी बना करके रहते थे गड्ढे वाले घर में।
और कुछ इतिहासकारों का तो इतना भी कहना है कि इस दौर में जो है वो बांस की सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। तो शायद बांस की सीढ़ी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गर्तावास और गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग है। बहुत सारे पाषाण के उपकरण, हड्डी के सुए, हड्डी के उपकरण और लकड़ी अटैच उपकरण, ये सब वहाँ मिलता है। उसके बाद ज़्यादातर यही देखा जाता है कि ये गर्तावास जो है वो झीलों के किनारे है। बुर्ज-होम में, वो बुर्ज-होम और गुफरकलह दोनों में झीलों के किनारे है। तो वो झीलों के किनारे वाले क्षेत्र में है और लगभग वो पशु वहाँ सब चीज़ है। मतलब आम रूप से जो नियोलिथिक में पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है और पशु का जो विवरण मिलता है, वो सभी पशु आपको ये बुर्ज-होम में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ एक ख़ास विशेषताएं समाधि जो समाधान व्यवस्था होता है उसमें है कि कुछ स्वामियों के साथ उसके खाने पीने के सामान और कुत्ते दफनाए गए हैं, जो इसके खास विशेषताएं हैं। हालांकि सामान यहाँ भी दफनाए गए हैं, मेहरगढ़ में भी, लेकिन बुर्ज-होम एक खास विशेषता है कि वहाँ उसके साथ पशु को भी दफनाया गया है। और इस पशु के कारण लग रहा है कि उससे एक धार्मिक विश्वास पैदा हो रहा है कि जो व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उसको कहीं न कहीं भविष्य में जो पुनर्जन्म का जो संकेत मिल रहा है उसमें उसको लग रहा है लोगों को, उसको ज़रूरत अगर पड़ेगा तो ये चीज़ें उसको काम आएगा। तो ये इसके चीज़ हैं। फिर गुफरकला, ये गुफरकला का एक सामान्य जो अर्थ है, एक इसका ऐसे मेन अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ कुलाल। कुलाल का मतलब होता है, मतलब आप कहें कश्मीरी भाषा में तो गुफरकला का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कुलाल होता है। और कुलाल का मतलब होता है कुम्हारों का आवा। मतलब कुम्हार का जो भट्ठी होता है ना, जो बर्तन पकाते हैं कुम्हार मिट्टी का, उस मिट्टी के बर्तन पकाने वाले जो एक भट्ठी तैयार किया जाता है उसको आवा बोलते हैं। तो कुम्हार का आवा इसका अर्थ है। और यही गुफरकला कश्मीर का इसके काफ़ी महत्वपूर्ण साइट में दोनों हैं। तो यहाँ से भी वही सारी चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलता है कि ये कई चरण से संबंध रखते हैं, गर्तावास का साक्ष है। और उसके बाद यहाँ कई प्रकार के फसलें, गेहूँ, जौ और इसके भेड़ बकरियाँ, गाय, इस सब चीज़ का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गुफरकलह और बुर्ज-होम। अब उत्तर भारत में आ जाइए। तो उत्तर भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में विंध्याचल, तो ये कोल्डीहमा और पंचोह, ये दोनों जो है, और महगढ़ा, ये सब जो है एक कृषि प्रधान कह सकते हैं, कृषि और पशुपालन का साइट है। और कोल्डीहमा से चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का कोल्डीहमा, पंचोह, सभी जगह से चावल का, तो चावल और चावल के भूसी का एक बर्तन में रखा हुआ एक बर्तन ही मिल गया है। जैसे एक मिट्टी का बर्तन था, उसी में चावल का भूसी रखा हुआ था। फिर कुछ ऐसे पॉटरी यानी बर्तन मिले मिट्टी का जिस पर चावल के भूसी चिपके हुए हैं, उस पर कुछ डिजाइन है। तो इस तरह का चीज़ें यहाँ से मिला। फिर महगढ़ा से एक पशुबाड़ा, और कोल्डीहमा से भी। पशुबाड़ा का मतलब जो कैटल रखने के लिए, हम लोग अपने पशुओं को रखने के लिए जो गौशाला बनाते हैं या पशुशाला बनाते हैं, तो ये उसी पशुशाला को आप कह सकते हैं कि पशुबाड़ा। तो यहाँ से पशुबाड़ा है। और चौपानी मांडो एक ऐसा साइट है जो नियोलिथिक का भी है, मेसोलिथिक का भी है। तो मेसोलिथिक में पहली बार यहाँ से पॉटरी का साक्ष्य मिला था, जिसको अगर मान लिया जाए तो पॉटरी का शुरुआत 7-8 हज़ार BC से शुरू हो जाता है, लेकिन और इतना पीछे तक चला जाएगा। लेकिन चौपानी मांडो जो है एक निरंतर ऐसा साक्ष्य दे रहा है जो मेसोलिथिक में भी है, इस यहाँ पे मनुष्य बसते थे, और ये नियोलिथिक में भी है। और नियोलिथिक के बाद जो है यहाँ पे पोस्ट हड़प्पा यानी हड़प्पा के पतन के बाद भी यहाँ पे ताम्रपाषाण काल में देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, कोल्डीहमा, पंचोह, महगढ़ा और चौपानी मांडो। बिहार में अगर आ जाइए तो बिहार में चिरांद जो आज के छपरा जिला में पड़ता है, गंगा के जस्ट ऊपर। तो छपरा जिला में ये चिरांद है। इसमें यहाँ जो है कृषि का साक्ष्य मिलता है। और कृषि के साक्ष्य में आपको कई प्रकार के फसलें जैसे जौ, गेहूँ,
क्या बोलता है, चावल, ये सब का साँच मिलता है। उसके बाद कृषि उपकरण में कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल, ये सब पत्थर के यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे बोन के यानी हड्डी के उपकरण मिले। और उसके बाद यहाँ जो आवास हैं आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिट्टी, बांस और घास इस सब को मिला करके, लपेट करके झोपड़ियाँ बनाई हुई गोलाकार झोपड़ियों का साँच यहाँ पे मिलता है। तो ये कृषि बस्ती का साँच दे रहा है चिरांद। और चिरांद से बगल में ये चेचर कुतुबपुर जो आज बिद्दुपुर के निकट है, यानी गंगा नदी के जस्ट उत्तरी किनारे पे वैशाली जिला में ये चेचर कुतुबपुर है। ये भी कृषि बस्ती का साँच दे रहा है नियोलिथिक दौर का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी इसके साँच मिले हैं। अब मनेर जो पटना जिला के पश्चिम में पड़ता है, मनेर एक जगह है, ब्लॉक है, तो मनेर से भी साँच मिले हैं। और ताराडी जो बोधगया में पड़ता है, यहाँ से भी पाषाण के उपकरण, हड्डी के उपकरण और कई ऐसे पशु के जीवाश्म मिले जो नियोलिथिक दौर का है। सेनुबार रोहतास में सासाराम में है जगह, सासाराम जिला में, जो यहाँ कह सकते हैं तो कई ऐसे जो कृषि का साँच है, जैसे जौ है, गेहूँ है, चना है, चना यहाँ भी है, चना, हरा चना, तो ये सब फसलों के साँच मिल रहे हैं। और पाषाण उपकरण, हड्डी के उपकरण के साँच है। उसके बाद आप आ जाइए मध्य पूर्वी क्षेत्र में, झारखंड में, तो बरुआडीह जो सिहभूम में है, वहाँ से आपको जो है पाषाण उपकरण और कृषि के साँच मिलते हैं बरुआडीह से। उसके साथ साथ जो है वहाँ और कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सलेटी एवं काले रंग के जो है पोट्री मिला है वहाँ से। और उसके बाद जो कृषि उपकरण जैसे सिलबट्टे और कुदाल, छेनी, हथौड़ी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए बरुआडीह से। उड़ीसा में कुचाई और बैदीपुर जो जगह है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ पे कह सकते हैं तो चावल का साँच, जिस तरह से कोल्डिहिमा में चावल का साँच मिला था, उसी तरह से आप कुचाई और बैदीपुर से चावल का साँच आपको मिलता है। और पाषाण और हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब समानता है, कोई ऐसा खास विशेषताएं बहुत कम है, जैसे कि बुर्जहोम में गर्तावास का, तो ये खास विशेषताएं हुई। लेकिन कॉमन जो विशेषताएं हैं फसल में, पशु के प्रकार में, उसके बाद आवास में, आवास निर्माण में, और पाषाण उपकरण में, कृषि उपकरण में, ये लगभग आपको भारत में कॉमन मिलते हैं। उसके बाद आप अगर कहें तो पश्चिम बंगाल में पांडु बाजार और ढीवी है, तो यहाँ से भी पांडु बाजार और ढीवी से भी चावल के साँच मिले हैं और पाषाण उपकरण मिले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान ये भी रख रहा है। और आज आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में भारत में ही प्रथम स्थान रख रहा है। तो ये चावल प्रधान क्षेत्र आज भी है, और उस समय यानी नियोलिथिक दौर में भी चावल के यहाँ पे साँच मिले थे। उसी तरह से आ जाइए पूर्वोत्तर भारत में, अगला सेक्शन में, कि असम में, तो असम में सारू, तारू और दावोजली हेडिंग, ये दो ऐसे साइट है जो आपको पाषाण उपकरण बहुलता से मिले हैं। और पाषाण उपकरण के साथ हड्डी के उपकरण भी, कई पशुओं के साँच, और दावोजली हेडिंग में झूम खेती का, ये यहाँ पे झूम खेती का पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में साँच मिला है दावोजली हेडिंग से। तो ये कह सकते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि करने का जो साँच देता है वो काफ़ी मशहूर है। उसके बाद फिर मेघालय में पायनथोर लांगतीन एक ये जो जगह है, यहाँ से आपको एक खास विशेषताएं हैं कि डोरी छाप वाले पोट्री जो लगभग उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी मिलते हैं, चौपानी मांडो से, तो यहाँ से भी मिला है। तो इससे समानता ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश का जो मनुष्य है लगभग उसी का फैलाव मेघालय और पूर्वोत्तर भारत में भी हो चुका है। तो ये एक समानता दिखता है। उसके बाद नापचिक से सबसे खास बात है कि ये त्रिपाद बर्तन, ट्राईपोड बर्तन का यहाँ से साँच मिला है।
ए आप एक बहुत खास विशेषताएं, ऐसा कहीं जगह नहीं मिला। यानी ट्राइपॉड कह सकते हैं, 3 गो उसके स्टैंड, मतलब नीचे बर्तन के नीचे 3 प्रकार का, मान लिया ये ऐसे बर्तन है, अगर ये एक बर्तन है इस तरह का, तो एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 3 इसके ऐसे स्टैंड बने हैं जिस पर ये बर्तन रखा हुआ है। तो इस तरह से ट्राइपॉड बर्तन का साज और पाषाण उपकरण तो है ही, ये कॉमन है। उसके बाद जो है पत्थर के गड़ासे और पॉलिशदार कुठार, ये सब चीज़ें यहाँ से मिले हैं। मतलब जो पत्थर पाषाण के औजार हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ट्राइपॉड बर्तन और कुछ खास चीज़ें हैं। आगे अगर आप आ जाएं इसके बाद, तो आप देखें कि यहाँ क्या मिलता है। इधर दक्षिण भारत में क्या स्थिति है, तो ये दक्षिण भारत में आप स्थिति देखें तो ये नवपाषाण काल का जो दौर है वो लगभग 3000 BC से 1000 BC तक फैला हुआ है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो 3000 से BC से, यानी 3000 BC के आसपास जो सिंधु सभ्यता शुरू होती है, उसी दौर में यहाँ पे नवपाषाण कालीन सभ्यता चल रही है। और सिंधु सभ्यता लगभग 1700, ऐसे कहते हैं कि इतिहासकारों का मानना है कि 1900 BC तक वो खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है उसका, लेकिन उसका लास्ट फेज 1700 तक जारी रहता है। तो उस दौर तक एक नगरीकृत सभ्यता भारत में ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है। और उसके बाद के दौर तक 1000 तक के दक्षिण भारत में नियोलिथिक काल जारी रहता है। तो ये नियोलिथिक काल में कृषि और पशुपालन और यायावरी जीवन चल रहा होता है। तो ये काफ़ी मशहूर है। और यहाँ ब्रह्मगिरी, पिक्की हल, मस्की हल्लूर, ये सब तो आप जान ही गए, लेकिन इसके विशेषताओं के साथ अगर आप यहाँ दक्षिण भारत में देखें तो एक सबसे बड़ी विशेषताएं हैं जो वो राख का टीला। ये राख का टीला जो है ये इसको राख का टीला, इसको टेरी समूह बोलते थे। टेरी समूह, इसका मतलब है राख का टीला, ढेर। टीला मतलब समझिए ढेर, जो एक जगह जमा किया हुआ है। तो इससे एक ऐसा प्रमाण मिला, मतलब इतिहासकारों का मानना है कि ये राख का टीला है कि इस दौर के जो मानव हैं, ये पूरे दक्षिण भारत की विशेषताओं पर विवेचना है कि जो पशुपालन हो रहे थे तो आपस में सब अपने पशुओं का गोबर एक जगह जमा करते थे और वो जमा करके उसमें आग लगा दिया करते थे। और एक इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कोई आस्था था या कोई ऐसा विश्वास विकसित हो गया था कि एक समूह में रहते हुए, तो इस वजह से उनका एक कर्मकांड का संकेत मिलता है, एक रिचुअल का संकेत मिलता है। ये टेरी समूह जो है एक कर्मकांड कह सकते हैं, कर्मकांड का संकेत करता है, संकेत करता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब उस दौर का क्या मानव सोच रहे थे, किस कारण से वो ऐसे आग लगा रहे थे, तो ऐसे ही राख के बड़े बड़े टीले पूरा दक्षिण भारत में मिला है। और यहाँ के आप कॉमन विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो यहाँ कॉमन विशेषताएं ये थे कि ये लोग खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। और खाना बदोश जीवन से होते हुए शुरू में 3000 ईस्वी के आसपास से लेकर के 1000 ईस्वी तक 2000 ईस्वी तक खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद यहाँ कृषि शुरू हुई, पशुपालन शुरू हुई और इसके कई ऐसे चरण पाए गए, मतलब विकास का, जैसे 2000 BC के बाद से लेकर के लगभग 1000 BC तक पशुपालन और कृषि काफ़ी विकसित रूप में मिलते हैं और 1000 के बाद भी इसकी निरंतरता दिखती है। उसके बाद इसके कुछ विशेषताओं में कहें तो ये सब प्रकार के, मतलब आप दक्षिण भारत में सब प्रकार के औजार बना रहे हैं, पत्थर का भी औजार है। और एक ख़ास विशेषताएं हैं कि यहाँ पे पेंटिंग, यहाँ शैल चित्र आपको देखने के लिए मिलता है। शैल चित्रकारी, यहाँ शैल चित्रकारी भी देखने के लिए मिल रहा है, जो इसकी खास विशेषताएं हैं। और इस दौर में दक्षिण भारत में जो फसलें हैं वो रागी कुल थी, जो मोटे अनाज है जिसको आज सुपर फूड के नाम से आप जान रहे हैं। तो रागी, कुल्थी, चना, मूंग आदि का उत्पादन काफ़ी
रूप में देखने के लिए मिलता है और वृत्ताकार झोपड़ी बना करके यहाँ के निवासी लोग रहते थे। जो वृत्ताकार झोपड़ी आपको यहाँ भी मिलता है, बुर्जहोम में भी मिलता है, यह कोई खास नहीं है, पूरे भारत में कॉमन है। हाँ, बुर्जहोम में गड्ढा बना करके गर्तावास के ऊपर वृत्ताकार झोपड़ी था, शंक्वाकार। जिस तरह से आज आप देखे होंगे कि एस्किमो लोग कैसे घर बनाते हैं, शंक्वाकार, एक मतलब इस तरह से ऐसे खड़ा करके बल्ला, उसके बाद चारों पट्टी से ऐसे करके शंक्वाकार, तो उसी तरह का वृत्ताकार घर की बात हो रही है। तो ये इनके खास विशेषताएं हैं। और सबसे खास विशेषताएं यही है कि टोटी लगा हुआ बर्तन और दूध दूहने वाला बर्तन, जो दूध दूहनी होता है गाय का या भैंस का, जो हम दूध दूहते हैं, वो बर्तन जो मिला है, वो बर्तन एक स्त्री के साथ वहाँ के समाधियों में दफन किया हुआ मिला है। ये बहुत खास विशेषताएं हैं कि एक स्त्री जो है उसके कब्र है, उस कब्र में टोटीदार बर्तन और दूध दूहने वाला बर्तन दफन किया हुआ है उसके साथ। तो इससे पता चलता है कि उसे कहीं न कहीं मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास हो रही है। बाकी घोड़े की अस्थियां एक खास विशेषताएं दक्षिण भारत से, और बाकी कह सकते हैं कि जो मेटल में या धातु में तो तांबा, सोना, ये सब चीज़ों का भी यहाँ पे काफ़ी मिला। फिर कई प्रकार के पत्थरों का सामान और पत्थरों का मनका, ये सब चीज़ें मिला दक्षिण भारत में। तो इससे आपको एक समझ बन गई होगी कि उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, पाकिस्तान से आप चल रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में तो असम तक, पाकिस्तान से लेकर के असम, मेघालय यानी पूर्वोत्तर भारत तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु पयमपल्ली तक, ये सब जो है आपको नवपाषाण काल के मनुष्य से पटे पड़े हैं। मतलब चारों तरफ नवपाषाण कालीन मनुष्य फैल चुके हैं और फैल करके पशुपालन, कृषि और कृषि से जनित व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में अपना जीवन यापन करने लगे हैं। और बाकी वो चीज़ जो पैलियोलिथिक में जारी थी, वो चीज़ें तो है ही साथ में। जैसे मान लिया कि कुछ शिकार भी हो रही है, आखेट भी हो रहा है, मछली भी पकड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो जारी है। लेकिन अब जो है लोग अस्थायी रूप से रहना, टिकना शुरू कर दिए हैं। कृषि की पैदावार शुरू हो चुकी है। तो ऐसा समझ गए। एक और बात आपको नज़र अगर जा रहा है तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रश्न उठता है कि ये सब तो दिख रहा है उत्तर भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन पश्चिम भारत में थोड़ा सा राजस्थान, गुजरात वाला चीज़ें में कुछ साइट आपको नहीं नज़र आ रही है। तो बात ऐसा है कि गुजरात वाले साइट में अभी तक कुछ वैसे तो मिले नहीं, लेकिन एक इतिहासकार हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बड़ा फेमस है, गुरुदीप सिंह, जो पूर्वी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में भी बहुत खोज किए। और उन्होंने खोज से बताया कि इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन का जो साक्ष्य मिलता है, वो कृषि अधिशेष का भी साक्ष्य मिल रहा है। मतलब कृषि उत्पादन इस दौर में, नियोलिथिक दौर का मनुष्य करने लगे हैं, लेकिन कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं अभी मिल पा रहा है जिससे उसका काल निर्धारण किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि इस दौर में, यानी नियोलिथिक दौर में, गुजरात और राजस्थान में मनुष्य नहीं हैं, वहाँ भी मनुष्य हैं। वहाँ क्योंकि बाद में आप ताम्रपाषाण काल के, यानी नियोलिथिक का ही बाद का जो दौर है, चरण है, जिसमें आप देखेंगे सोथी संस्कृति, आहार संस्कृति, ये सब विकसित होते हुए आप देखेंगे, जो आपको सिंधु हकरा, मतलब हकरा लाइन के, हकरा नदी के आसपास होगा। तो ये संक्षिप्त रूप से आप समझें कि हर भारत के पूरा क्षेत्रफल में लगभग मनुष्य फैले हुए हैं और नवपाषाण काल का, और यही उनकी खास विशेषताएं हैं। तो आप साइट और राज्य और देश के आधार पे ये सब याद रखेंगे। और मैंने जो चीज़ पर बात की, व्याख्या की या विवेचना की, चर्चा की, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में अगर बने रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि नियोलिथिक से जो प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। और इसी के निरंतरता में आपका कैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण चरण 1, चरण 2, चरण 3 के बारे में फिर हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट आपको देंगे। और उसके बाद फिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता तो काफ़ी बड़ी चैप्टर है, तो उस पर बात करेंगे। तो
ठीक है, इसी के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इसे अपने तो लाभ उठाएं ही, दूसरों को भी पहुंचाएं ताकि वो भी इनसे पढ़ करके सीख करके कुछ अपने परीक्षाओं में लाभ उठा सकें, सीख सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।